राधिका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जैसे किसी ने उसका सारा गुमान मिट्टी में मिला दिया हो। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या तेरी इतनी हिम्मत? वो आगे बढ़ी और विक्रम के चेहरे के सामने उंगली हिलाते हुए बोली, तू एक मामूली सड़क छाप मुझे चुनौती देगा? जानता भी है मैं कौन हूं? मैं इस अस्पताल की सबसे सीनियर डॉक्टर हूं। बस कुछ ही महीनों में यहां की डायरेक्टर बन जाऊंगी, समझ में आया? उसने करण का हाथ अपने हाथ में लिया, जैसे किसी बेशकीमती हीरे को दिखा रही हो, और बड़े गुरूर से बोली, और ये है करण, जो जल्द ही मेरा जीवन साथी बनने वाला है। तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तेरी औकात ही क्या है? 2 वक्त की दवा के लिए भीख मांगने वाले तू हमें हमारी हैसियत बताएगा? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने राधिका के मुंह से डायरेक्टर बन जाऊंगी सुना, उसके दिल में दबे सारे शक यकीन में बदल गए। इसका मतलब ये औरत मुझसे प्यार नहीं करती, ये तो सिर्फ मेरी दौलत पर मरती है। हैसियत? विक्रम ने धीमी आवाज में दोहराया। हैसियत तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा। राधिका और करण दोनों जोर जोर से हंसने लगे। यारो, ये तो अभी बस शुरुआत है, फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल शर्मा हेल्थ केयर के मालिक विक्रम शर्मा आज अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से लखनऊ आए थे। वो चाहते थे कि उनके अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये देखने के लिए वो एक आम वार्ड बॉय के कपड़े पहनकर गए थे। ये देखने के लिए कि उन्हें इज्जत मिलती है या धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन सीनियर डॉक्टर राधिका ने विक्रम के साथ जैसा व्यवहार किया, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। राधिका को जब विक्रम की असली पहचान पता चली तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर क्या वजह थी कि अरबों का मालिक एक वार्ड बॉय बनने पर मजबूर हो गया? विक्रम अपने दफ्तर में बैठा लखनऊ ब्रांच की रिपोर्टें पढ़ रहा था। पिछले 6 महीनों से अस्पताल का मुनाफा तो बढ़िया था, लेकिन मरीजों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। तभी संजय अंदर आया। सर, लखनऊ जाने के लिए आपका हवाई जहाज तैयार है, संजय ने कहा। विक्रम ने फाइल को मेज पर रखा और बोला, संजय, तुम्हें सच में लगता है कि लखनऊ में सब ठीक चल रहा है? संजय थोड़ा हिचकिचाया। सर, रिपोर्टें तो अच्छी हैं, राधिका मैम और करण सर का फीडबैक भी पॉजिटिव है। विक्रम मुस्कुराया। रिपोर्टें झूठ बोल सकती हैं, लेकिन इंसान के इरादे नहीं। मुनाफा तो है, लेकिन मरीज कह रहे हैं कि शर्मा हेल्थ केयर अब वो नहीं रहा जो मेरे दादाजी के जमाने में हुआ करता था। संजय ने अपना टैबलेट नीचे रखा। तो आप क्या करना चाहते हैं सर? क्या हम वहां जाकर जांच करें? विक्रम ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। जांच नहीं संजय, मैं उनका असली रंग देखना चाहता हूं। संजय हैरान था। मतलब ये कि विक्रम शर्मा लखनऊ तो जाएगा, लेकिन विक्रम शर्मा बनकर नहीं, मालिक बनकर नहीं, एक आम आदमी बनकर। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे अस्पताल के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, जो हर महीने मुझे सब बढ़िया है कि रिपोर्ट भेजते हैं, वो एक आम मरीज या एक मामूली कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। संजय घबरा गया। सर, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। आप इतने बड़े आदमी हैं, अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो? विक्रम ने अपना कीमती कोट उतारते हुए कहा। कौन सी पहचान संजय? ये सूट, ये गाड़ी, ये हेलीकॉप्टर, ये सब मेरी दौलत है, मेरी पहचान नहीं। मेरी पहचान तो मेरे सिद्धांत हैं। और हाँ संजय, लखनऊ हवाई अड्डे पर मुझे मेरी रेंज रोवर नहीं चाहिए। एक ऑटो का इंतजाम करना। नहीं, वो भी नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। संजय ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन सर, राधिका मैम, वो तो आपकी मंगेतर हैं, कम से कम आप उन्हें तो बता दीजिए। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। राधिका से ये रिश्ता मेरे दादाजी ने तय किया था, मैं तो उसकी भी हकीकत जानना चाहता हूँ। शादी तो जीवन भर का रिश्ता है संजय, और मैं बिना जांच परख के तो दवाई भी नहीं लेता। ये तो जीवन साथी की बात है। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आ रहा हूं। वो बस इतना जाने कि अस्पताल में कोई नया वार्ड बॉय भर्ती हो रहा है। वार्ड बॉय? संजय की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, विक्रम ने जवाब दिया। मैं एक गरीब और मजबूर आदमी बनकर जाऊंगा। मैंने एक नकली पहचान पत्र बनवाया है। नाम वही रहेगा, लेकिन हैसियत बदल जाएगी। मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस अस्पताल को मेरे दादाजी ने सेवा और मानवता के सिद्धांतों पर बनाया था, वहां आज गरीब मरीजों और कर्मचारियों की कितनी इज्जत की जाती है। थोड़ी देर बाद विक्रम अपने निजी हेलीकॉप्टर में बैठा था। उसने अपना महंगा सूट उतारकर एक साधारण सी वर्दी पहन ली। उड़ान भरते हुए विक्रम सोच रहा था, दौलत ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, शायद इतना ऊंचा कि मुझे अब जमीन की हकीकत दिखाई नहीं देती। आज मुझे वापस जमीन पर उतरना होगा। लगभग 2 घंटे की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर लखनऊ में उतरा। वीआईपी निकास की बजाय विक्रम ने आम रास्ते से निकलने का फैसला किया, लेकिन संजय ने उसे समझाया कि अभी बाहर जाना ठीक नहीं है। सर, अभी आप अपनी कार में चलिए, शहर में घुसने से पहले आप अपने कपड़े बदल लीजिएगा। विक्रम मान गया। हवाई अड्डे के बाहर उसकी शानदार कार खड़ी थी। ड्राइवर ने इज्जत से दरवाज़ा खोला। विक्रम पिछली सीट पर बैठा और संजय बगल में बैठ गया। कार लखनऊ की सड़कों पर दौड़ने लगी। बाहर का माहौल दिल्ली से बिल्कुल अलग था।
ज्यादा ट्रैफिक, धूल और तेज रफ्तार वाली जिंदगी। गाड़ी रोको, विक्रम ने अचानक ड्राइवर से कहा। कार एक सुनसान जगह पर रुक गई। विक्रम ने अपनी कीमती घड़ी उतारी और संजय को दी। इसे संभाल कर रखना, अब से कुछ घंटों के लिए मैं सर नहीं, सिर्फ एक जरूरतमंद हूं। विक्रम ने अपने बाल बिखेरे और अपने चेहरे पर थोड़ी धूल लगाई ताकि वो थका हुआ दिखे। संजय की आंखें नम हो गईं। सर, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर आप बस एक फोन कर देते तो सब हाजिर हो जाते। विक्रम मुस्कुराया। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए हमें खुद धूल में उतरना पड़ता है। तुम कार लेकर होटल जाओ, मैं यहां से पैदल और फिर ऑटो लेकर अस्पताल पहुंचूंगा। विक्रम अपनी शानदार कार से उतरा। सड़क की धूल उसके पैरों को छू रही थी। सामने लखनऊ का शोर था। अलविदा, विक्रम ने कहा और भीड़ में गुम हो गया। संजय उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। एक अरबपति अब सड़क का आम आदमी बन चुका था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसकी सहनशक्ति का कितना बड़ा इम्तिहान होने वाला है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुराना फल का ठेला दिखा जिस पर लिखा था राम प्रसाद के ताजे फल। विक्रम को अपना बचपन याद आ गया जब उसके दादाजी उसे फल खिलाने के लिए ले जाया करते थे। भूख और यादों ने उसे ठेले की ओर खींच लिया। ठेले के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 75 साल थी। वो अपनी कमजोर होती आंखों से ग्राहकों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बाबा, 2 केले देना, विक्रम ने प्यार से पूछा। बूढ़ा रामप्रसाद खुश हो गया। हाँ बेटा, अभी देता हूं। मीठे लोगे? जैसे आप दें, विक्रम मुस्कुराया। रामप्रसाद कांपते हाथों से केले चुनने लगा। विक्रम देख रहा था कि इतनी उम्र होने के बावजूद वो कितनी मेहनत कर रहा है। रामप्रसाद ने केले एक कागज में लपेटकर विक्रम की ओर बढ़ाए। जैसे ही विक्रम ने हाथ बढ़ाया, रामप्रसाद का हाथ कांप गया और उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे एक केला विक्रम की वर्दी पर गिर गया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। रामप्रसाद डर से पीला पड़ गया। वो विक्रम के पैरों में गिरते हुए बोला, साहब, मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ कांपते हैं, मैं गरीब हूं, मेरे पास आपके कपड़े साफ करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, कृपया मुझे मत मारो। विक्रम स्तब्ध रह गया। उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर टिकी थी जो अपनी उम्र में भीख मांग रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब था। विक्रम तुरंत झुका और रामप्रसाद के कंधे पकड़कर उसे उठाया। अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे दादाजी की उम्र के हैं। रामप्रसाद ने आंसू भरी आंखों से विक्रम की ओर देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसे डांटने के बजाय इज्जत दे रहा है। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हारे कपड़े... विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी वर्दी को झाड़ा। ये कपड़े क्या हैं? ये तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपका सम्मान खो गया तो मैं इसे कहां से लाऊंगा? सिर्फ कपड़े ही तो गंदे हुए हैं, मेरी इंसानियत तो नहीं मैली हुई। विक्रम ने एक रुमाल निकाला और रामप्रसाद के आंसू पोंछे। मुझे शर्मिंदा मत करो, गलती किसी से भी हो सकती है। और वैसे भी, विक्रम ने मजाक किया, लगता है आपके केले इतने स्वादिष्ट थे कि पेट में जाने से पहले गले लगना चाहते थे। रामप्रसाद की आंखों में अब डर की जगह कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। विक्रम ने ऐसा स्पर्श सालों से महसूस नहीं किया था, बिल्कुल दादाजी जैसा। तुम्हारी उम्र लंबी हो बेटा, रामप्रसाद का गला भराया। भगवान तुम्हें खुश रखे। तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। आजकल तो लोग कार पर एक खरोच आने पर भी लड़ते हैं, और तुम तो फरिश्ता हो बेटा। मेरी दुआ है कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, तुम्हें एक ऐसी बीवी मिले जैसी तुमने सोची भी नहीं होगी, जो तुम्हारे घर को जन्नत बना दे। अच्छी बीवी? सुनकर विक्रम मुस्कुराया। बाबा, मैं अपनी उसी बीवी को परखने निकला हूं, मुझे आपकी दुआ की बहुत जरूरत है। विक्रम ने 500 रुपये का नोट निकाला और रामप्रसाद के हाथ में रख दिया। नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें केले भी ठीक से नहीं दिए। ये केलों के लिए नहीं है बाबा, ये उस आशीर्वाद के लिए है जो आपने मुझे दिया, वो अनमोल था, विक्रम ने कहा और वहां से चला गया। अब उसकी हालत पहले से भी बदतर थी। वर्दी पर दाग थे, वो गीली थी और कपड़ों से फलों की गंध आ रही थी। वो सड़क पर आगे बढ़ा। जो लोग उसके पास से गुजर रहे थे वो उसे नफरत से देख रहे थे। पता नहीं ये लोग कहां से आ जाते हैं। एक औरत अपनी बेटी को उससे दूर ले गई। बेटी, दूर रहो, ये गंदे अंकल हैं। विक्रम ने सब सुना। उसे एहसास हो रहा था कि बिना ब्रांड के कपड़ों के एक आदमी की इस समाज में क्या कीमत होती है। आज वो विक्रम शर्मा नहीं, सिर्फ एक गंदा वार्ड बॉय लग रहा था। चलते चलते आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसके सामने खड़ा था उसका अस्पताल, शर्मा हेल्थ केयर। उसने एक पल के लिए रुककर इमारत की ओर देखा। आज अस्पताल तो बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है ये देखना बाकी है। वो मुख्य गेट की ओर बढ़ा। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड कुर्सी पर सो रहा था। विक्रम ने सोचा, ये है मेरी सुरक्षा का हाल। वो धीरे से छोटे गेट की ओर बढ़ा। उसने गेट को धक्का दिया तो आवाज आई। राम सिंह हड़बड़ाकर उठा और उसने देखा कि एक गंदा आदमी अंदर घुस रहा है। उसकी नींद गुस्से में बदल गई। अबे, कहाँ घुस रहा है? विक्रम रुका और विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, नमस्ते साहब।
राम सिंह उसकी ओर बढ़ा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। ये क्या बदबू आ रही है? यहाँ क्या भंडारा चल रहा है जो तू यहाँ चला आया? ये शर्मा साहब का अस्पताल है, यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं और तू तो कीचड़ का कीड़ा लग रहा है। विक्रम ने अपना गुस्सा पी लिया। साहब, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है, मुझे राधिका मैम ने बुलाया है। राम सिंह जोर से हंसा। क्या राधिका मैम तुझ जैसे को बुलाएंगी? उनके जूतों की कीमत तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा होगी। चल निकल यहां से, नहीं तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपनी जेब से एक सस्ता पहचान पत्र निकाला। साहब, ये देखिए, मेरा नाम विक्रम है और मैं यहाँ वार्ड बॉय की नौकरी के लिए आया हूँ। मैम ने कहा था कि मुझे आज से ही काम पर आना है। वार्ड बॉय? राम सिंह ने उस पहचान पत्र को ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदगी हो। शक्ल से तो चोर लगता है और काम करने आया है झाड़ू लगाने का। ठीक है, सफाई करने वालों की तो यही औकात होती है। राम सिंह ने विक्रम के हाथ में वापस देने के बजाय जमीन पर फेंक दिया। उठा इसे और सुन, अंदर जाकर किसी भी अच्छे बिस्तर पर मत बैठना, सीधा पीछे वाले रास्ते से जाकर टॉयलेट साफ करना, समझा? विक्रम ने जमीन पर पड़े पहचान पत्र की ओर देखा और उसे चुपचाप उठा लिया। जी साहब, मैं समझ गया। चल भाग अब। राम सिंह ने गेट खोला और कुर्सी पर बैठ गया। विक्रम गेट पार करके अंदर दाखिल हुआ। बाहर की गर्मी की जगह अंदर ठंडी हवा थी। फर्श इतना साफ था कि वो शीशे जैसा चमक रहा था। विक्रम ने रिसेप्शन की ओर देखा। उसे देखकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। डेस्क खाली पड़े थे, कंप्यूटर पर सोशल मीडिया और गेम्स खुले थे। रिसेप्शन के पास कर्मचारियों का एक झुंड चाय पीते हुए हंस रहा था। सुना तुमने, शर्मा जी की बेटी भाग गई, एक ने कहा और सब हंसने लगे। विक्रम को याद आया कि रिपोर्टों में लिखा होता था कि कर्मचारी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। विक्रम उस झुंड की ओर गया। उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसके कपड़ों से फलों की गंध हवा में फैल गई। सब हंसना बंद कर देते हैं। कर्मचारी अपनी नाक से कोड़ते हैं और उस आदमी की ओर देखते हैं। उफ, ये कैसी बदबू है, ये वार्ड बॉय अंदर कैसे आ गया? तभी झुंड में से एक आदमी उठा। उसने एक टाइट शर्ट पहनी थी, उसके बालों में जेल लगा था और उसके चेहरे पर घमंड था। ये करण था, अस्पताल का वाइस डायरेक्टर। वो खुद को असली बॉस समझता था। करण विक्रम की ओर बढ़ा। क्या हुआ? क्या तुम रास्ता भूल गए हो या सफाई करने के लिए कोई नई जगह ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़े हो? ये शर्मा हेल्थ केयर है। यहाँ तुम्हारी औकात के लोग तो गेट के बाहर भी खड़े नहीं हो सकते। साहब, मैं... चुप, करण ने चिल्लाकर कहा। जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत कूद। तुम अंदर कैसे घुसे? क्या गार्ड सो रहा था? सुनो सब लोग, ये मरीज देखने नहीं बल्कि हमारे कचरे का इलाज करने आया है। ये सुनकर पूरा स्टाफ हंसने लगा। करण फिर विक्रम की ओर मुड़ा। तुम किस चीज पर काम करोगे? इन गंदे कपड़ों पर या उस ठेले पर जिसे तुमने बाहर कहीं छुपा रखा होगा? तुम्हें ये कपड़े दान में किसने दिए? विक्रम ने अपनी मुट्ठी कस ली, लेकिन वो चुप रहा। साहब, मैं काम करने के लिए आया हूं, राधिका मैम ने मुझे... राधिका का नाम अपनी जुबान पर मत ला। तुम्हारी शक्ल देखकर मेरा दिन खराब हो गया। सुबह सुबह ऐसे लोगों का मुंह देखने से दिन भर बद्दुआ लगती रहती है। विक्रम ने नरमी से कहा। साहब, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं तो बस ये बताना चाहता था कि इंसान के कपड़े... इससे पहले कि विक्रम अपनी बात पूरी कर पाता, करण ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। विक्रम का चेहरा एक तरफ मुड़ गया, लेकिन वो शांत रहा। ये थप्पड़ विक्रम शर्मा के गाल पर नहीं, बल्कि उसके विश्वास और उन सिद्धांतों पर पड़ा था जिन पर उसके दादाजी ने इस अस्पताल को बनाया था। लेकिन जो हुआ, उसने विक्रम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अस्पताल के सभी कर्मचारी डरने या अफसोस करने की जगह जोर जोर से हंसने लगे। वाह, क्या शॉट था सर! एक कर्मचारी ने ताली बजाते हुए कहा। पता चल गया कि बॉस कौन है। बेचारा, ये गलत जगह पर आ गया, दूसरा हंसते हुए बोला। विक्रम ने अपना गाल सहलाया। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। मजा आया? करण ने हंसते हुए कहा। अब तुम और लेक्चर दोगे या यहां से निकलोगे? तभी दफ्तर का दरवाजा खुला। एक तेज इत्र की खुशबू हवा में फैल गई। ये राधिका थी। उसने एक डिजाइनर सूट पहना हुआ था और उसके हाथों में हीरे की अंगूठियां थीं। क्या हो रहा है? राधिका ने कड़क आवाज में पूछा। इतना शोर क्यों हो रहा है? करण राधिका की ओर मुड़ा और बनावटी हंसी के साथ बोला। कुछ नहीं डार्लिंग, पता नहीं ये वार्ड बॉय कहाँ से घुस आया और यहाँ बदतमीजी कर रहा था। मैं तो बस उसे सबक सिखा रहा था। राधिका की नज़र कमरे में घूमी और वो विक्रम पर ठहर गई, जैसे वो कोई कीड़ा हो। हे भगवान! राधिका ने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। ये कैसी बदबू आ रही है? ये अंदर कैसे आया? उसने विक्रम की आंखों में देखा, लेकिन उसे अपना मंगेतर नहीं, सिर्फ एक गंदा वार्ड बॉय दिखाई दिया। क्यों? राधिका चिल्लाई। क्या परेशानी है तुम्हें? क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़े हो? यहाँ बड़े बड़े मरीज आते हैं और तुम यहाँ गंदगी फैलाने आ गए। विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। साहब, मैं नौकरी के लिए... विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। चुप रहो, राधिका चिल्लाई। नौकरी?
मैं अपने अस्पताल में तुझ जैसे को तो अपने घर का टॉयलेट भी साफ करने के लिए न रखूं। राधिका ने करण की ओर देखा और कहा, डार्लिंग, तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? गार्ड किस लिए है? फिर वो जोर से चिल्लाई, राम सिंह, तुम कहाँ मर गए? राम सिंह राधिका की आवाज़ सुनकर डर गया। उसे पता था कि मैम का गुस्सा कितना भयानक होता है। नहीं मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, ज़रूर ये दीवार फांद कर अंदर आ गया होगा। राम सिंह ने झूठ बोला। बहाने मत बनाओ, राधिका ने विक्रम की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे अभी बाहर फेंको, और प्यार से नहीं, घसीट कर। इस अछूत को पता चलना चाहिए कि शर्मा अस्पताल में घुसने का क्या मतलब होता है। राम सिंह को आदेश मिल गया और वो शेर बन गया। उसने विक्रम का कॉलर पकड़ा। चल यहाँ से, मैं तुझे अब हवालात की सैर करवाता हूँ। विक्रम ने खुद को संभाला और राम सिंह का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में बेबसी नहीं, एक चमक थी जिससे राम सिंह पीछे हट गया। विक्रम ने राधिका की आंखों में देखा और भारी आवाज में बोला, घसीट कर तो वो तुम्हें ले जाएगा मैम, लेकिन मुझे नहीं। पूरे अस्पताल में घसीटे जाओगे तुम और तुम्हारा ये करण। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक फटेहाल वार्ड बॉय ने डॉक्टर को चुनौती दी है। राधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका घमंड बुरी तरह से चूर हो गया। क्या तेरी इतनी हिम्मत? राधिका आगे बढ़ी और अपनी उंगली को विक्रम के चेहरे के पास नचाने लगी। तुम मुझे चुनौती देगा? जानता भी है मैं कौन हूं? मैं इस अस्पताल की सबसे सीनियर डॉक्टर हूं और बस कुछ ही महीनों में मैं यहाँ की डायरेक्टर भी बन जाऊंगी। फिर उसने करण का हाथ थामा और जोर से बोली, ये हैं करण, जो जल्द ही मेरे जीवन साथी बनने वाले हैं, और तुम हमें हमारी हैसियत बताओगे? विक्रम ने गहरी सांस ली। राधिका के मुंह से डायरेक्टर शब्द सुनकर उसके सारे शक यकीन में बदल गए कि ये औरत सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करती है। हैसियत, विक्रम ने धीमी आवाज में दोहराया। हैसियत तो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा। राधिका और करण दोनों जोर जोर से हंसने लगे। करण बोला, लगता है इसके मेरे थप्पड़ से दिमाग घूम गया है। अब ये हमें अपनी संपत्ति दिखाएगा, वो फल वाला ठेला। विक्रम ने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। डैड, ये आप कैसे कर्मचारियों को भर्ती करते हैं जिनके पास मरीजों के साथ तो क्या, एक इंसान के साथ भी बात करने की तमीज़ नहीं है? डैड, मुझे लगता है कि आपने जिसे मेरी पत्नी के रूप में चुना है वो एक बहुत बड़ी गलती है। ये लड़की अस्पताल चलाने की तो दूर की बात है, नर्स बनने के लायक भी नहीं है। राधिका डर गई। क्या ये वही है? फिर विक्रम ने फ़ोन राधिका की ओर बढ़ाया और कहा, बात करो और देखो मेरी हैसियत। राधिका ने कांपते हुए हाथों से फ़ोन लिया। हेलो। दूसरी तरफ से उसके दादाजी की आवाज़ आई। राधिका, क्या ये सच है जो मेरे पोते ने कहा है? राधिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ़ोन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिस वार्ड बॉय को अभी उसने अछूत कहा था, जिसे बाहर निकालने का उसने हुक्म दिया था, वो कोई और नहीं, उसका होने वाला पति विक्रम शर्मा था। राधिका का फ़ोन ज़मीन पर गिरकर चूर चूर हो गया, जैसे उसका घमंड चूर हो गया था। पूरा अस्पताल खामोश हो गया। अरे यार, ज़रूर किसी का गलत नंबर लग गया होगा। क्यों तुम इस वार्ड बॉय की बातों में आ रही हो? करण ने राधिका को हिलाते हुए कहा। ये सुनते ही राधिका होश में आई। उसने उस गंदी वर्दी वाले शख्स को देखा जो एक शक्तिशाली मालिक था, और फिर वो उसके पैरों पर गिर पड़ी। विक्रम, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये तुम हो। कसम से मैं खुद हवाई अड्डे पर आती और तुम्हारी आरती उतारती। विक्रम बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न ही दया। वो बस अपनी मंगेतर को अपने पैरों पर गिरते हुए देख रहा था। करण के मुंह से मुश्किल से आवाज़ निकली, ये विक्रम शर्मा है? करण डर गया। उसे वो थप्पड़ याद आया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे ये एहसास हुआ कि उसने अपनी मौत को खुद दावत दी है। राधिका रोती जा रही थी। विक्रम, देखो, मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, मुझे एक मौका दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। विक्रम ने झटके से राधिका को दूर किया और कहा, दूर रहो मुझसे, तुम कचरे की टोकरी के लायक भी नहीं हो। क्या एक गरीब इंसान इंसान नहीं होता? अगर मैं गरीब होता तो क्या तुम्हारा बर्ताव सही होता? विक्रम, तुम्हारी पसंद घटिया है। तुम तो इस करण जैसे बासी खाने से अपनी भूख मिटा रही हो। तुम इतनी घटिया सोच वाली औरत हो कि तुम मेरी जीवन साथी नहीं हो। मैं अभी ये रिश्ता तोड़ता हूँ। राधिका पागलों की तरह रो रही थी। उसका सपना, उसकी दौलत, सब कुछ उसकी आंखों के सामने राख हो गया था। करण, इधर आओ। तुम्हें क्या लगा कि तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो? तुम तो एक दीमक हो जो मेरे अस्पताल को भीतर से खोखला कर रहा था। विक्रम ने इशारा किया और राम सिंह ने उन दोनों को जोर से मेरे अस्पताल से बाहर धक्के मार के निकाल दिया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध नहीं है।